तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो मॉड्यूल है वो 5 मॉड्यूल है। तो पहले देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था दैट इज अबाउट रॉक के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने रॉक्स की स्टडी की थी और रॉक्स के बारे में जाना था कि रॉक्स हाउ द रॉक्स आर वर्किंग। ओके, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा रॉक्स का, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स का देखा। इसी तरह से रॉक साइकिल्स वगैरह के बारे में हमने स्टडी किया। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखा कि उसमें 3 लेयर होती हैं, जिसमें आपको क्रस्ट, मैंटल और कोर, और क्रस्ट को 2 पार्ट में, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट हमने देखा था, राइट। और लोअर क्रस्ट या अपर क्रस्ट के तौर पर उसको जानते हैं। ये 2 हिस्सों में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के तौर पर भी उसको देखा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट उसमें था वो था मेंटल, जिसमें हमने अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात की, और फिर इनर कोर और आउटर कोर की बात की। ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग्स। फिर हमने उनके सियाल, सीमा और नीफे के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया और अलग अलग डिसकंटिन्यूटी को जाना था। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रीवियस लेक्चर का स्लाइटली जो है रिवीजन था। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म है। ठीक है, अब अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक एक सोर्स है जानने का। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, अगर अर्थक्वेक की अगर हम बात करेंगे, तो अर्थक्वेक एक सोर्स है जानने का। किसको? अर्थक्वेक सोर्स है जानने का जो है वो आपका जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, यानी कि जो इंटीरियर है उसको अर्थक्वेक से जाना जा सकता है। अब कैसे जाना जा सकता है ये डिपेंड करता है। ये बात होती है अर्थक्वेक के जो वेव्स हैं, जो सिस्मिक वेव्स आती हैं, अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स को सिस्मिक वेव बोला जाता है। ठीक है, अभी जो सिस्मिक वेव्स आती हैं कैसे काम करती हैं उसके बेसिस पे हम अर्थक्वेक, अर्थ के इंटीरियर को भी जान सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इंटर रिलेट कर दूंगा क्योंकि मैंने वहां आपको अर्थक्वेक कराया नहीं था, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो एक्चुअली में एक सडन शॉक होता है आने वाला अर्थ के ऊपर। ठीक है, इससे अर्थ जो है वो शेक करती है। शेक क्यों करती है? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है, जब 2 प्लेटें यहाँ से टकराती हैं अपोजिट साइड्स पर, तो यहाँ पर एक सिस्मिक जो है एनर्जी निकलती है। तो ये जो सिस्मिक एनर्जी निकलती है ये प्राइमरी या फिर जो है सेकेंडरी यहाँ पर कहलाती है। अलग अलग नाम है उसके, बॉडी वेव, रेलिक वेव, अलग अलग तरीके से। तो ये जहां पर अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ 2 प्लेटें कोलाइड हो रही हैं या जो भी हो रहा है, तो यहाँ भी जो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी इस तरीके से, ठीक है, इस पैटर्न में, जैसे हम पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो वो चारों तरफ एक वेव्स सी बना देता है। तो इस तरीके से वहां से जो वेव्स निकलती हैं उसको यहाँ पर जो है वो सिस्मिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो वहां से रिलीज होती है। तो जब ये रिलीज होती है वो चारों डायरेक्शन में रिलीज होती है, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से, जैसे हम पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो वो चारों तरफ जो है वो रिलीज होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि वहां पे अर्थक्वेक होता है। अब आता क्यों है? क्योंकि ये एंडोजेनेटिक थर्मल कंडीशन होती है। एंडोजेनेटिक मतलब अर्थ के अंदर जो फोर्सेस जो है काम कर रही हैं उससे जो ये जनरेट होता है, तो वो एंडोजेनिक थर्मल कंडीशन जो है कहलाती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आप देखिए तो जहां पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, मैं अभी आपको आगे एक डायग्राम से समझा दूंगा। जहां पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, मान लीजिए अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर जहां अर्थक्वेक जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इस सेंटर को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं सेंटर को? फोकस। जहां पे जनरेट हुआ, मान लीजिए यहाँ 2 प्लेटें कोलाइड हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें जो है अर्थक्वेक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी फोकस कहलाएगा। इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं, या इसको जो है सिस्मिक फोकस भी कहलाता है। ठीक है, अब ये ठीक इसके ऊपर, यानी कि जहां पे ठीक ये अर्थ के ऊपर अपीयर होगा। अब अपीयर कैसे होगा? यहाँ पे ऐसे जो है वेव्स जनरेट हो जाएंगी चारों तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से वेव्स जो है जनरेट होगी, चारों ओर जनरेट हो जाएंगी ये। ठीक है, और जब, सॉरी, ये जब यहाँ पे अर्थ के ऊपर आएगी, ये वाली सरफेस पे जब अपीयर होगी, तो यहाँ पे ठीक, जहां पे सरफेस पे ठीक इसके 90 डिग्री के ऊपर अपीयर होती है, तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं इसको? एपिसेंटर। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यानी कि जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर एपिसेंटर पे। जो ये एपिसेंटर जो है यहाँ पर ये
सबसे ज्यादा जो है रिलीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अर्थक्वेक जो है सबसे पहले ठीक इसी हिस्से पे टकराएगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर रिलीज होने वाली है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये चारों ओर यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी, यहाँ से चारों ओर की जाएगी, तो ये धीरे धीरे जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल अर्थक्वेक है वो लिथोस्फीयर में आते हैं। अर्थक्वेक आने के और भी कारण होते हैं, कुछ अर्थक्वेक मैनमेड भी होते हैं। अब जो मैनमेड अर्थक्वेक है वो कैसे काम करते हैं? जो मैनमेड अर्थक्वेक है उसमें आता है जैसे डैम बना दिया हमने, ठीक है, वो एक कारण होता है, क्योंकि पानी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ दबाव डालता है, और अगर कहीं पे नीचे सॉफ्ट रॉक है तो वो पानी के प्रेशर की वजह से जो है बैंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और बाद में रैप्चर भी हो सकती है, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये फिर जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है तो उससे इस तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट जो है चारों तरफ निकलती है, तो अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, ये छोटे मोटे मिसाइल्स टेस्ट करते हैं। तो ये अर्थक्वेक के बेसिक जो है कुछ कारण होते हैं जो मैनमेड होते हैं, पर मैं आपको नेचुरल बता रहा हूँ। तो लिथोस्फीयर में होता है कहीं पे, ठीक है, और इस तरीके से ये जो है यानी कि कहाँ पे होता है? अर्थ के क्रस्ट में, या फिर जो है मेंटल के अपर पार्ट में। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हिस्सा एस्ट्रोनोस्फीयर कहलाता है, एस्ट्रोनोस्फीयर में अर्थक्वेक मोस्टली जनरेट होते हैं। क्लियर? अब चलते आगे। मैंने बताया था कि कैसे काम करता है। देखिए, ये फोकस है जहाँ पे फॉल्ट, ये जहाँ पे एक लकीर जो आती है उसको फॉल्ट बोला जाता है, जहाँ से प्लेटें टूट रही हैं, कोलाइड हो रही हैं पर्टिकुलर वेव में, एक पर्टिकुलर एरिया में, और ये इस तरह देखिए चारों तरफ जनरेट हो रही है। जब ये अर्थ पे ठीक यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे आएगा, ये वाला जो एपिसेंटर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा ये। और आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइट जो ग्रीन जो ये बना हुआ है, ये यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे अगर आप, ये जो जहाँ पे डार्क हो जा रहा है ग्रीन, यहाँ से अर्थक्वेक जो है ट्रांसमिट हो रही है, ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से ये अर्थक्वेक जो है ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जितनी दूर जाएंगी उतना ही ये कमजोर होती रहेंगी। ठीक है, ये चारों ओर होंगे अपने से, मैंने बताया ना। तो इनको वेव फ्रंट के तौर पर जाना जाता है, जो ये वेव्स होती हैं इनको वेव फ्रंट के तौर पे जाना जाता है। जहाँ पे हल्का सा दरार आ जाता है उसको फॉल्ट बोलते हैं, जहाँ पे जनरेट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और ठीक 90 डिग्री के ऊपर उसको एपिसेंटर बोलते हैं। और जब क्योंकि यहाँ पे प्लेट जो है कोलाइड हो गई, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ गई, तो एक गैप सा आ जाता है, ये देख पा रहे हैं ना, जिसको फॉल्ट स्क्रैप बोला जाता है। पीछे माउंटेन्स बन जाएंगे अगर प्लेटें कोलाइड हो रही है विद ईच अदर। तो इस तरह कोलाइड होने से ये एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ऊपर छोटा सा जो है एक माउंटेन यहाँ पर बन सकता है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। हिमालय ऐसे ही जो है जनरेट होता है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक जो वेव है या जो सिस्मिक वेव्स है वो कितनी तरह की होती है? बेसिकली आपने दो तरह की वेव्स पढ़ी हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, लेकिन इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स को दो हिस्सों में आगे क्लासिफाई किया जाता है फर्दर। एक होती है प्राइमरी वेव, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव। ठीक है, और जो सरफेस वेव होती है उसको लव वेव्स और रैलिक वेव्स यानी कि एल वेव्स या रैलिक वेव्स के तौर पे जाना जाता है। तो इस तरीके से सिस्मिक वेव्स को हम पहले जो है प्राइमरली दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वन बॉडी वेव्स, अनदर इज सरफेस वेव। और फिर बॉडी वेव्स को फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज द प्राइमरी वेव एंड अनदर इज द सेकेंडरी वेव। और सरफेस वेव को भी फर्दर दो जो है वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द लव वेव्स, अनदर इज द रैलिक वेव्स। ठीक है, ये डिवाइड होती है किस पे? ये डिवाइड होती है इनकी नेचर पर, यानी कि इनका जो मूवमेंट है, इसमें कोई रोल करके चलती है, कोई ट्रफ क्रस्ट के तौर पर चलती है, कोई जो है हॉरिजॉन्टल मूव करती है। तो उस बेसिस पर जो है इसको हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और जितना ये फिर डिस्ट्रक्शन भी कम ज्यादा होती है, इनकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना डिस्ट्रक्टिव होंगी। इनमें जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है वो सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव होती है। इसमें जो लव वेव्स होती हैं जिनको एल वेव्स बोला जाता है, सरफेस वेव्स भी बोला जाता है, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। यानी कि जब एल वेव्स आती हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है ये करती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत दूर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसे बताया बॉडी वेव्स सबसे पहले बात करते हैं। बॉडी वेव्स जनरेट होती है जब एनर्जी रिलीज होती है फोकस पर। ठीक है, फोकस मैंने बता ही दिया, जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो जहाँ पे अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। ठीक है, और वो चारों तरफ डायरेक्शन में फैल जाती है, ट्रेवलिंग करती है अर्थ में। ठीक है, तो इसीलिए इसको बॉडी वेव्स नाम दिया, यानी कि फोकस के ठीक जहां से चारों तरफ जब ये वेव्स जनरेट करेंगी तो इनको बॉडी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और बॉडी वेव्स जो है वो सरफेस वेव के मुकाबले फास्ट होती है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले डिटेक्ट होती है सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ वो होता है जिसपे हम
किसी भी अर्थक्वेक को नापते हैं जिसपे अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है, ठीक है। एक ईसीजी टाइप रहता है, उस पे इस तरह से ऐसे लकीरें आती है, जैसे कभी आप ईसीजी के लिए गए हो तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 टाइप की बॉडी वेव्स जो रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया बॉडी वेव्स में 2 रहेंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेट्स सी अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स। सबसे पहले होती है प्राइमरी वेव्स, जिसको पी वेव्स भी बोला जाता है। प्राइमरी वेव्स जो है वो सबसे फास्टेस्ट होती है बॉडी वेव्स में, ठीक है। सॉरी, इनकी जो स्पीड होती है वो एस वेव से लगभग ट्वाइस होती है, डबल होती है, और ये सबसे पहले जो है अर्थक्वेक के दौरान देखने के लिए मिलती है, ठीक है। साउंड वेव की तरह जो है रिएक्ट करती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में जो है वो प्रोपोगेट करती है ये वेव्स, और ये ट्रैवल करती हैं सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से। ध्यान रखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस से। यही बताता है कि हमारा जो अर्थ है अंदर से वो लिक्विड पार्ट में है कि सॉलिड पार्ट में है, लेकिन ये तीनों से ट्रैवल कर जाती है। मान लीजिए अर्थ के अंदर कोर है, अर्थ के अंदर जो है फिर मेंटल है, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। यहाँ पर जो है जब यहाँ एटमॉस्फेयर में जब ये होता है तो ये चारों तीनों जो है स्फीयर से ट्रैवल कर जाती हैं ऐसे, ठीक है। लिक्विड से जा सकते हैं, गैसेस पार्ट से जा सकते हैं, तीनों से जो है ट्रैवल करती है, ओके। तो हमें पता है अर्थ के बारे में थोड़ी हमें जानकारी मिल जाती है, और जो इसकी डेंसिटी होती है वो अलग-अलग मटेरियल में अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे ये जो रिएक्ट करेगी, जिससे मेंटल में तो थोड़ी फास्ट रहेगी, ठीक है, लेकिन जब ये कोर में जाती है तो कोर के 2 हिस्से हैं। कौन-कौन से कोर के 2 हिस्से बताओ जरा, दिमाग में जोर डालो। कोर के 2 हिस्से हैं, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इनर कोर, और बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आउटर कोर। और इनर कोर और आउटर कोर में जो होता है, जो इनर कोर और आउटर कोर में जो एक्चुअली में जो कोर की जो डेंसिटी, अब कोर की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि कोर में हैवी एलिमेंट का कंसंट्रेशन होता है, पता है ना आप लोगों को? किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? हैवी एलिमेंट्स का। तो हैवी एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि वहां पर ये जो वेव्स हैं, वो वेव्स जो है वो वहां पे रिएक्ट करती है अलग तरीके से, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो वेव्स हैं, जो इस तरीके से जो वेव्स काम करती है ऐसे, ठीक है। तो ये वेव्स कैसे काम करती है? ये वेव्स यहाँ से, मान लीजिए ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से हुआ और ये यहाँ से चली ऐसे, ठीक है, और ये चलती है जब यहाँ से चारों ओर, तो जब ये चारों ओर चलती है ऐसे, ठीक है, तो जब ये कोर में जाती है तो कोर में क्या होता है कि कोर का जो पार्ट है बाहर वाला वो तो लिक्विड शेप में है, मोल्टन फॉर्म में है, और इनर पार्ट जो है वो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में है। तो जब ये यहाँ से इसको क्रॉस करती है तो ये थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ये सीधी नहीं रह पाती, थोड़ी अपने स्पेस से मुड़ जाती है। तो इस तरीके से ये अलग-अलग डेंसिटी में अलग-अलग तरीके से काम करती है, और स्ट्रेच होती है और स्क्वीज होती है, यानी कि फैलती और सिकुड़ती है, ठीक है। तो इसको जो है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स के तौर पर भी जाना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स जो है वो सरफेस पे आती हैं, ठीक है, और जो है टाइम लेग लेती हैं प्राइमरी वेव्स, यानी कि जब प्राइमरी वेव्स आ रही हैं तो उसके थोड़े से टाइम के बाद फिर सेकेंडरी वेव्स आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करती है। तो ये जो और ये जो है वो प्राइमरी वेव्स के मुकाबले थोड़ी स्लो होती हैं, और ये सॉलिड मटेरियल को ही पास कर पाती है, लिक्विड मटेरियल को पास नहीं कर पाती है। अब कैसे पता चलता है? अब पता चलता है फिर दोबारा से अर्थ का एक शेप बना लिया मान लीजिए, ठीक है, मेंटल बना लिया, और जो है ये कोर बना लिया, थोड़ा सेंटर में नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकलेगी तो ये कोर में नहीं जाएगी, बल्कि कोर के बाहर से ही शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बाहर ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से। तो जिससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का जो मिडिल वाला पार्ट है वो लिक्विड शेप में, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड शेप से जो है वो पार्ट जो है वो उसमें से वो पार नहीं हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है? जो एस वेव है, वो सिस्मोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो अर्थ का आउटर कोर है लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 105 डिग्री के अंदर पे नहीं जा पाती है, तो वहां पे एस जो है वेव नहीं मिल पाता है। तो जिससे पता चलता है कि इंटीरियर जो पार्ट है, यानी कि ये यहाँ पे कुछ जो है शैडो जोन बना देती है, कुछ हिस्से में पहुंच ही नहीं पाती। तो इससे पता चल जाता है, यानी जब उन्होंने वेव्स को छोड़ के देखा एक से दूसरे हिस्से में, तो उन्हें पता चला कि अरे दूसरे हिस्से में नहीं जा पा रही है, तो बीच वाला हिस्सा जो है वो लिक्विड फॉर्म में माना गया, ठीक है। तो और अपने जो है वो चारों तरफ मूव करती है, जैसे मैंने बताया प्रोपोगेट होती है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो ये इस तरीके से सेकेंडरी वेव्स जो है काम करती है। फिर आता है सरफेस वेव की बात, जैसे मैंने बताया था कि दो हिस्सों में बटा था ना, बॉडी वेव और फिर सरफेस वेव।
तो बॉडी वेव की स्टडी हमने कर ली, यानी कि इसमें दो हिस्से हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस वेव की। अब सरफेस वेव में क्या होता है कि बॉडी वेव्स जब इंटरेक्ट करती हैं सरफेस से, जैसे रॉक से करती हैं, ठीक है, तो उससे एक नई जो है वेव्स जनरेट हो जाती है, जिसे सरफेस वेव कहते हैं। जैसे प्राइमरी वेव आई और अर्थ पे टकरा गई किसी रॉक से, ठीक है, रॉक पे टकराने के बाद ये अपना जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है, ठीक है, लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो इसको जो है ये यहाँ पे जो है अर्थ सरफेस पे जब आती है तो ये थोड़ा सा अर्थ सरफेस के साथ मूव करती है, इसीलिए इनको सरफेस वेव्स के तौर पर भी जाना जाता है और ट्रांसवर्स वेव्स के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं उनके उनसे रिएक्ट करती है और उनके परपेंडिकुलर मूव होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है क्रस्ट और जो है ट्रफ बनाती है। अब क्रेस्ट ट्रफ क्या कि क्रेस्ट और ट्रफ होता है, जब लहर की जैसे जो है कंडीशन ये यहाँ पर ऐसे बन जाती है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्रिएट करती है, राइट। और दूसरा क्या होता है, ये काफी डैमेजिंग वेव्स होती है, ऐसे ऐसे काम करती नहीं है ऐसे, ठीक है। जब आप जाते हैं ना, जैसे आप बाइक वाइक चलाते हैं, तो जब अपना एक वो नहीं रहता, एक स्पीड ब्रेकर रहता है ऐसे वाला, ये वाला ऐसे, ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर से जाते हैं तो कैसे आप ऐसे उछलते हैं। अब आजकल दूसरे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं ऐसे, जब आप स्पीड से इसके ऊपर जाएंगे तो डर डर करके निकल जाएंगे, ठीक है। और जब ये बड़े वाले स्पीड ब्रेकर से निकलेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आते हैं तो उछल जाते हैं, फिर दूसरी साइड आते हैं, क्योंकि वेव लेंथ जो है ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होगी तो जब वो अर्थ को ज्यादा ऊपर नीचे उठाएगी तो क्या होगा, डैमेजिंग ज्यादा होगा, बिल्डिंग हिलेंगी और गिर जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे दो होती हैं, इसमें एक लव वेव्स होती हैं और एक रैली वेव्स होती है। लव तो वैसे ही आपको पता है खतरनाक होता है, भूकंप वाला होता है, ठीक है लेकिन उसके एक्चुअली ये वो लव नहीं है, अफेयर वाला लव नहीं है, ये एक लव महोदय थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका जो है लव जो है नाम रखा गया, ठीक है, ये आप वाला लव नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे जो लव वेव्स हैं वो कैसे काम करती हैं, वो कह रहा है कि जो सरफेस वेव्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होता है अर्थ का अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है, और ये स्लोअर होती हैं, ठीक है, बॉडी वेव से, और जो है रेलिक वेव से फास्ट होती है, ठीक है। और फिर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ये रहता है, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर जब ये क्या होता है, कन्फाइंड होती हैं सरफेस पे आके, जो क्रस्ट होता है, ठीक है, तो लव वेव यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन जो है प्रोड्यूस करती है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे प्रोड्यूस करेंगी, लाइक जैसे स्नेक चलता है ना अपने उस पे, ऐसे नहीं, वर्टिकल नहीं होगा, इसको आप 3D इसको थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, तो ये काम करती है। मैं अभी आपको एक उससे समझा दूंगा, एक डायग्राम से समझा दूंगा। जैसे स्नेक चलता है ना, स्नेक को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो लाइक ये ऐसे मूव करती है, ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से मूव करती है। जो पहली जो मैंने वेव बताई वो कैसे आएगी, वो ऐसे ऐसे आएगी, लेकिन लव वेव कैसे, क्योंकि रॉक से टकरा गई, तो रॉक से टकराने पे हॉरिजॉन्टली जो है ऐसे मूव करेगी, बनाएगी तो फ्रीक्वेंसी वैसी, लेकिन मूव जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ग्राउंड सरफेस जो है उससे हिलने लग जाता है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर जो है ये इस तरीके से काम कर रही है, राइट। तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है जिस लाइक स्नेक जैसे चलता है उस तरीके से ग्राउंड पर काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं रैलिक वेव्स की। अब जो रैलिक वेव्स है वो कैसे काम करती है, रैलिक वेव की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल मोशन में चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइक ऐसे इस तरीके से जो है चलेगी रोलिंग में, ठीक है। तो ये रोल करती है रैलिक वेव ग्राउंड के साथ साथ में, ठीक है। जैसे हम लेक या ओशन में जो है रोल करते हैं, तो रोल करती है, तो इसी वजह से ग्राउंड को अप और डाउन कर देती है, साइड टू साइड सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि कैसे इस तरीके से जो है ग्राउंड जो है अप एंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा शेकिंग जो है इसमें हम फील करते हैं जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। कैसे करेगी, इस तरीके से जो है रोल करती है, तो रोल करने से अप एंड डाउन प्रोपोगेट करती है। ये प्रोपोगेशन में क्या होता है कि ऊपर की जो बिल्डिंग्स होंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि रैलिक वेव कैसे आ रही है, ये सिमिलर आती है, पहले रैलिक वेव ऐसे आई और ये फिर जो है ऐसे आई, यानी कि दोनों तरफ से हिला देती है। नतीजन क्या होता है कि बिल्डिंग चारों ओर से हिलती है और गिरने का डर हो जाता है, ठीक है। हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं तो बिल्डिंग्स गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर काम करती है। क्लियर। अब बात करते हैं शैडो रीजन की, यानी कि अर्थक्वेक वेव्स जहां पर पहुंच ही नहीं पा रही हैं उसको शैडो वेव्स बोलते हैं। मान लीजिए जैसे हम पहले पी वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, ये अर्थ हमने बनाया इंटीरियर अर्थ का, ठीक है, ये यहाँ पर बनाया और ये बीच में बना दिया मेंटल, थोड़ा मेरी ड्राइंग खराब है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से जब ये निकलेंगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो मतलब कुछ हिस्से में नहीं पहुंचती है, तो जिस हिस्से में नहीं पहुंचेगी वो वहां पे पी वेव्स का हो जाएगा, ठीक है, और जो जिस हिस्से से नहीं, जहां पे एस वेव नहीं निकलेंगी तो एस वेव का हो जाएगा।
तो लेकिन फिर भी वो बता रहा है कि जो पी वेव्स हैं वो सभी मीडियम से पास हो जाती हैं, इसी की वजह से रिफ्लेक्शन होता है चारों तरफ, ठीक है, एक से दूसरे में चली जाती है और अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, ठीक है। और जो एस वेव है जो तो जहां पे नहीं होती है, यानी कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक आया और वो वहां पे रीडिंग नहीं आई उसकी, तो शैडो जोन माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 105 डिग्री के बाद 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में कैसे, मतलब ऐसे 0 डिग्री को अगर मान लें तो हम यहाँ से 0 1 2 3 4 शुरू करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्लॉक में, ठीक है। तो लगभग लगभग यहाँ पे जो है 105 जो है आप मान के चलिए कि लगभग लगभग यहाँ 3 बजे जैसी डायरेक्शन के बाद जो है मिल जाएगा, मतलब 4 बजे डायरेक्शन के बाद, 4 बजे डायरेक्शन से लेके और ये आपको मिलेगा लगभग लगभग 7 बजे की डायरेक्शन के बीच में। तो इस हिस्से में जो है पी वेव्स नहीं आ पाती, क्यों? क्योंकि बीच वाला हिस्सा लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म को तो एस वेव क्रॉस ही नहीं करती है, नतीजन क्या होता है कि वहां पे एस वेव आती नहीं है। तो इस तरीके से ये शैडो जोन जो है या रीजन जो शैडो रीजन है बन जाते हैं। अब आपको देख पा रहे हैं जैसे ये पी वेव्स हैं, तो पी वेव्स जो है वो इस रीजन में नहीं पहुंच पाई, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आई ऐसे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी ना, हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से वो करती है। तो जब ये यहाँ पे आई तो हल्की सी रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन बीच वाला पार्ट तो सॉलिड है, फिर ये तेजी से आई क्योंकि सॉलिड में तेज चलती है, और नीचे वाले पार्ट में फिर रिफ्लेक्ट हो गई, नतीजन क्या हुआ, तो और फिर मेंटल में रीअपीयर हुई। तो यहाँ पे जो शैडो जोन है, यानी कि ये वाला जो पी वेव्स का जो जोन है वो शैडो जोन हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है पी वेव्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी, और जो एस वेव है, एस वेव वाला रीजन पूरा का पूरा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एस वेव्स तो यहाँ से गुजर ही नहीं पाएंगी। नतीजन क्या, ये देख रहे हैं ना आप एस वेव को, जो पर्पल कलर में एस वेव्स है, तो ये एस वेव तो 105 के बाद आ ही नहीं पाई। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 4 बजे की कंडीशन से लेके और जो है 5 बजे की कंडीशन के बीच में जो है नहीं मिलेगा, और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पी वेव और जो है एस वेव का जो है शैडो जोन यहाँ पर बनता है। तो इसको शैडो रीजन बोला जाता है अर्थक्वेक का, जहाँ पे अर्थक्वेक, और ये प्रॉपर है, ये पी वेव का भी शैडो जोन है और एस वेव का भी शैडो जोन है। इसको अर्थक्वेक शैडो जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसको अर्थक्वेक शैडो जोन भी बोलेंगे, ठीक है, राइट। अब अर्थक्वेक शैडो जोन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है वेव्स आ ही नहीं पाएंगी, कोई भी नहीं आएगी, ना एस आएगी ना एल आएगी, क्योंकि बीच में लिक्विड आ गया। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे शैडो रीजन बनता है, क्लियर। अब बात करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने की। जो अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो सिस्मोग्राफ पर किया जाता है, ठीक है। अब सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, लेकिन जो सिस्मोग्राफ होता है वो कैसे, वो एक सिस्मोमीटर होता है, पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पे रिकॉर्ड करता है। ये मैग्नेटिक जो है एक रहता है, उस पे जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो वो जो ग्राफिकल आउटपुट आता है उसको सिस्मोग्राम जो है बोला जाता है, सिस्मोग्राफ उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और जिससे काउंट होता है उसको सिस्मोग्राम बोला जाता है, ठीक है। 2 स्केल और भी होते हैं, इसमें मर्केली स्केल होता है, और जो दूसरा स्केल है वो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो रिक्टर स्केल होता है, मतलब 2 स्केल पे नापा जाता है। सिस्मोग्राफ पे जो नापा जाता है वो रिक्टर स्केल पे नापा जाता है, ये मैग्नीट्यूड पर नापा जाता है, और रिक्टर स्केल में जो पैमाना होता है वो 0 से लेके 9 होता है, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो अपने से पिछले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसलिए आप देखेंगे 4-5 तक का जो अर्थक्वेक है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना स्ट्रॉन्ग 4 और 5 के बाद वाला होता है, ठीक है, क्लियर। ये ऐसे सिस्मोग्राफ रहता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है एक सिस्मोमीटर होता है, और इस सिस्मोग्राफ को ऐसे जो है शो करता है, तो अलग अलग वेव्स को अलग अलग तरीके से जो है नापा जाता है, क्लियर हुआ। नीचे सेंसर छोड़े होते हैं जमीन में और ये इसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। मैंने बताया था कि अलग अलग इंटेंसिटी पे नापा जाता है। एक होता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल जो है वो इंटेंसिटी नापता है अर्थक्वेक की, ठीक है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 1 से 12 के बीच में होती है, और जो रिक्टर स्केल की जो होती है वो मैग्नीट्यूड स्केल पे नापा जाता है, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 1 से 10 के नंबर पर होती है, ठीक है। रेक्टर जो स्केल होता है वो पिछले के मुकाबले 10 टाइम्स जो है उसको इंक्रीज करता रहता है, यानी कि अगर 1 का आया तो जब 2 आएगा तो पिछले के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 का आएगा तो 10 टाइम्स ज्यादा। इसीलिए जब 7 के बाद अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी 7.1, 7.2, 7.3 पर बढ़ती चली जाती है। 10 तक का तो खैर आज तक आया नहीं है, वैसे 9 होता है इस पे जो मैक्सिमम नंबर होता है। आज तक अर्थक्वेक ने 9 नंबर तक का जो है वो अर्थक्वेक झेला है, जैसे जापान में आया था, तो उतना इफेक्टिव था कि उसने अर्थ की स्पीड को और अर्थ की क्रस्ट को अफेक्ट किया था बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। अर्थ का जो रोटेशन है उससे थोड़ा कम हो गया था, और अर्थ का एक्सिस भी स्लाइटली बहुत
मतलब बहुत नैनोमीटर में जो है झुक गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रहा है, और क्रस्ट भी थोड़ा सा सरक गई थी, राइट। तो 9 पे काफी जो है डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की कोजेस की। अब अर्थक्वेक का जो कोज होते हैं उसमें सबसे पहले वोल्केनो आते हैं, फिर उसमें जो है यहाँ पे फॉल्टिंग होता है, यानी कि इलास्टिसिटी रिबाउंड थ्योरी काम करती है, यानी कि जैसे खींचती है चट्टान और फिर टूट जाती है, टूटने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि डैम से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, जब डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो पीछे क्या करेंगे, यहाँ पे पानी को यानी कि पूरे के पूरे वाटर को हम रोक देंगे। तो जब यहाँ वाटर रुक जाएगा तो वाटर क्या करेगा, नीचे की तरफ जो है ग्रेविटी की वजह से उसका प्रेशर आने लगेगा, ठीक है। तो नीचे जब प्रेशर आएगा तो नीचे क्या होगा, नीचे की जो सॉफ्ट रॉक्स होंगी वो बैंड होने लगेंगी। नतीजन क्या है कि एक दिन वो जो रॉक है वो टूट जाएंगी, इससे यहाँ पे अर्थक्वेक जो है जनरेट हो जाएगा। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बता चुका हूँ कि प्लेटें जो है या तो कोलाइड होती हैं या एक दूसरे से दूर जाती है, टेंशनल या जो है वहां पे कंप्रेशनल फोर्स जो है काम करती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों कंडीशन में या ट्रांसफॉर्मल कंडीशन में, जब इस तरीके की कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मल में, तो ये काम करती है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये यहाँ पे अर्थक्वेक के कोज रहते हैं। अब होता है अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ बहुत ज्यादा है। अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट में सबसे ज्यादा होता है, और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट यहाँ पर बनती है। आप इसको छोड़ दीजिए, आप सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट को याद रखिएगा। 68% जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पर आते हैं, और मिड वर्ल्ड बेल्ट में, जिसको मिड ओशनिक बेल्ट भी बोला जाता है, वहां पर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट में प्लेटें जो है वो कोलाइड हो रही है विद ईच अदर। ओशनिक प्लेट जो है ज्यादातर वो कॉन्टिनेंटल प्लेट में मिल रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, कोको प्लेट दिखाया था, नजाका प्लेट दिखाया था, अमेरिकन प्लेट दिखाया था, आप लोगों ने अगर देखी हो तो ध्यान से, ठीक है। उस तरीके से वैसे तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट सबके सब मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं, बस बेचारे पढ़ते नहीं है, ठीक है। यही मेरी उम्मीद होती है उनसे कि वो पढ़ेंगे नहीं। कुछ मेरे स्टूडेंट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है। एनीवे, आई होप कि आप लोगों ने आगे दौड़ पीछे छोड़ का काम किया होगा, तो इसलिए याद नहीं आ रहा है। एनीवे, तो मिड वर्ल्ड जो माउंटेन्स होता है, ठीक है, ये बेल्ट जो है वो कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, आल्प्स में, ठीक है, एक्सटेंड हो रही है और मेडिटेरियन सी तक जा रही है। इसके अलावा काकेशस माउंटेन है, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो बताओ काकेशस माउंटेन कहाँ है। काकेशस माउंटेन यूरोप में है, कैस्पियन सी के पास, ठीक है। फिर हिमालयन रीजन है पूरा का पूरा, काकेशस एक ह्यूमन रेस भी होती है, ठीक है। फिर हिमालयन रीजन है ये पूरा का पूरा, जहाँ पे आपको मिलेगा ना यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया वगैरह, वो काकेशस वाला रीजन है, ठीक है। फिर और ये चली जाती है इंडोनेशिया तक। फिर 21% जो अर्थक्वेक है, ठीक है, वो इस बेल्ट में आते हैं, और 11% जो वर्ल्ड की दूसरी बेल्ट में आते हैं। देखिए ये ऐसे होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये वाली बेल्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रिंग की शेप में जो बनी हुई है, ये वाली, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। ये अमेरिकन प्लेट है, नजाका प्लेट है, कोकोआ प्लेट है, ये ऐसे कैसे, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इनमें मर्ज हो रहा है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो है ओशनिक बेल्ट है, वो सॉरी कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, और इधर से जो है वो ओशनिक बेल्ट है पैसिफिक वाली। तो ये आपस में कोलाइड हो रही है विद ईच अदर, बोथ साइड, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट है। इस पे दुनिया के सबसे ज्यादा पहाड़ मिलते हैं। यहीं पे आपको आल्प्स मिलेगा, पैरानीज मिलेगा, एपनीज मिलेगा, ठीक है, काकेशस मिल जाएगा, जैक्रोस मिलेगा, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन मिलेगा, कुनलुन, त्यान शान, हिमालय, सब यही मिलेंगे। जो भी अगर आपने माउंटेन्स पढ़े हैं तो वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब बात है अर्थक्वेक की इंडिया में, कि इंडिया में अर्थक्वेक के कुछ जोन बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा वनरेबल एरिया है, जहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं, वो होता है हिमालय। हिमालय जो रीजन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे कुछ स्टूडेंट हिमालय से पढ़ते हैं, तो अब आप देखिए कि वहां पे थोड़ा सा अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर सब हिमालयन रीजन है, सब हिमालयन रीजन जो मतलब शिवालिक वगैरह का रीजन है, ठीक है। कच्छ का जो रीजन है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड भी एक डूबी हुई जो माउंटेन्स है वो रीअपियर होने लगते हैं वहां पर, ठीक है, उसकी उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, तो इंटेंसिटी के तौर पे जो है कुछ रीजन बनाए हुए हैं। सबसे पहले 5 सिस्मिक जोन जो है इंडिया में बनाए गए, उसमें कश्मीर और वेस्टर्न हिमालय आता है, जिसमें कवर करता है जम्मू को, कवर करता है कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। सब माउंटेन पार्ट को जो पंजाब का है। फिर जो सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय कवर करता है यहाँ पे माउंटेन को, सब माउंटेन को, उत्तर प्रदेश को, सब माउंटेन पार्ट्स ऑफ पंजाब, इसको कवर करता है, ठीक है। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें पूरा का पूरा इंडियन टेरिटरी, जो ईस्टर्न जो
मतलब कि जो ईस्ट ऑफ बंगाल से और इंडिया का जो टेरिटरी है उसको कवर करता है। इंडो गंगेटिक बेसिन है जहाँ पे हम रहते हैं, इसमें राजस्थान आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है और वेस्ट बंगाल आता है। फिर कैम्बे, कैम्बे देखा है ना कहाँ है कि नहीं? मैप तो देखा ही नहीं बेचारों ने। ठीक है, ये वाला रीजन, ये जो गुजरात का ऐसे वाला रीजन है ना, जो चम्मच से निकली रहती है ऐसे, ये वाला रीजन, ठीक है, कैम्बे कहलाता है। तो कैम्बे वाले रीजन में और रन के कच्छ में, ये वाला रीजन रन का कच्छ है और ये कैम्बे का रीजन। तो कैम्बे के रीजन में यहाँ पे जो है ये देखने, सॉरी यहाँ पे ये वाला रीजन, ये कैम्बे गलत बता दिया, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है बीच में। तो ये रीजन जो है देखने के लिए मिलता है। फिर पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा, उसमें मिलता है। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अर्थक्वेक जोन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है जोन 1 है, आप देख पा रहे हैं कि जोन 1 है। जिन रीजन में अर्थक्वेक लगभग ना के बराबर आता है, मतलब यहाँ अर्थक्वेक आने के लगभग ना के बराबर चांसेस है, 99% अर्थक्वेक नहीं आता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से इंटीरियर के बारे में उतना जाना नहीं है हमने, बट फिर भी इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिवाइड किया है। फिर लो रिस्क जोन है, जो लाइट, बिल्कुल लाइट पिंक जो आप देख रहे हैं वो लो रिस्क जोन है, जैसे ये वाला है, ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है। फिर उसके बाद मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब ये वाला, गुजरात वाला, ठीक है, ये दिल्ली वाला, ठीक है, हरियाणा वाला, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद वेरी हाई, वेरी हाई कहाँ पे आपको? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, शिमला के ऊपर वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। श्रीनगर के आसपास मिलेगा, श्रीनगर और शिमला वालों जरा बच के रहो, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आपको जो है उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली वाले रीजन में मिलेगा। बिहार का अपर पार्ट जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है रीजन ये देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से, और अंडमान निकोबार थोड़ा सा आता है इसमें। तो इस तरीके से ये जो है हाई रिस्क वाले जो है जोन हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब अफेक्ट क्या होता है? अर्थक्वेक आ गया, कारण पता चल गए, अब उसका अफेक्ट क्या होगा? अफेक्ट ये होगा कि अर्थक्वेक जो है एक नेचुरल हजार्ड, ठीक है, मतलब ज्यादातर जो नुकसान होता है वो नेचुरल अर्थक्वेक आने से होता है। सबसे पहले तो ग्राउंड शेकिंग हो जाती है, पूरा का पूरी जमीन हिल जाती है, ठीक है। अलग अलग जो है ग्राउंड सेटलमेंट जो है बन जाते हैं इससे, ठीक है। लैंड और मड स्लाइड आ सकता है, सॉलिड लिक्विफिकेशन हो सकता है। आज हमारे छत के ऊपर से काफी प्लेन्स जो है जा रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है एयरफोर्स की तरफ से मिल रहा है। तो कर्टसी है एयरफोर्स को इसका, ठीक है, जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है, ठीक है। आपको पता है ना एयरफोर्स का वो क्या है, स्लोगन क्या है? नहीं पता? गार्जियन ऑफ द स्काई, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे जो है ये ग्राउंड लर्चिंग है, फिर अवलांचेस हैं, ठीक है। और ये फ्लड और डैम वगैरह आ जाता है इससे, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होता है कि मिट्टी बह जाती है, मड जैसी, ठीक है। फिर अवलांचेस आ जाते हैं, ठीक है। आग लग सकती है जंगलों में, ठीक है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है, और अगर समंदर के नीचे आ जाए तो भैया सुनामी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्थक्वेक के जो है कुछ अफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू की, वो है वोल्केनो। वोल्केनो बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ पे जो जीवन मिलता है, जो आज रॉक्स मिलती हैं, वो वोल्केनो की ही देन है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में अर्थ बनी, तो स्टार्टिंग में अर्थ बनने के दौरान क्या हुआ कि पूरे के पूरे अर्थ पर अलग अलग हिस्से में वोल्केनिक जो कंडीशन है वो अपीयर हो रही थी। तो अलग अलग हिस्से में अर्थ पे वोल्केनोज आए। तो जब ये वोल्केनोज आए, तो वोल्केनोज ने हमारे यहाँ पे मीथेन, हाइड्रोजन इन गैसों को रिलीज किया, सोडियम वगैरह को। धीरे धीरे बारिश मीथेन की होने लगी, और बारिश जो है H2O में कन्वर्ट हुई। तो जिंदगी बनाने में जो है वोल्केनो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपको भी पता है ना कि जब जिंदगी में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, तो हमारा जीवन सुधर जाता है। खैर वो फिलोसफिकल बात है, ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता। ज्योग्राफी में अगर अर्थक्वेक और वोल्केनो आ जाए, तो सामान उठा के और पैर सिर पे रख के दौड़ना पड़ता है, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो वोल्केनो जो है वो एक नैरो ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट पर, ये देख पा रहे हैं ना आप। देखिए इसमें होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो होता है ये हमेशा कोन होता है, इसको वोल्केनिक कोन बोला जाता है, ये दोनों की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे, राइट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बेस होता है। ये आइसलैंड का एक फोटो लिया हुआ है वहां के वोल्केन से। और जहां से ये आ रहा है, इसके अंदर एक पाइप रहेगा, ऐसे आपको अपीयर नहीं होगा, मतलब अंदर एक पाइप होता है जिससे लावा बाहर आ रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वोल्केनिक वेंट, ठीक है। इसको वोल्केनिक पाइप बोलते हैं, सॉरी, वोल्केनिक पाइप बोला जाता है जहां से लावा जो है बाहर आ रहा है। और ये होता है वेंट ऊपर की तरफ एक, जहां पर ये यहाँ पे जो है इसका जो है माउथ ये बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो ये होता है वोल्केनिक वेंट, जहां से वोल्केनो बाहर आता है। बाद में इसको क्रेटर भी बोला जाता है जब ये ठंडा हो जाता है। और ये एशिस, ये धूल का बादल और गैस का बादल जो है, ये गुबार यहाँ से बाहर आ रहा है,
ठीक है। तो ये जो है वोल्केनो इस तरह से काम करता है। अब ये एक चीज और बता दूं, यहीं पे बता दूं, जब ये ऐश इसके ऊपर बिछ जाती है, ये गिरेगी भी ना भाई, ऊपर गया तो ग्रेविटेशन का क्या लो है, तो नीचे भी आएगा, तो यहाँ पे जम जाएगा इस तरीके से, फिर लावा आ जाएगा, इससे जो है यहाँ पे एक कंपोजिट कॉन बन जाता है। याद रखिएगा क्या बन जाता है, कंपोजिट कॉन, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर आ जाता है, जिसको हम मैग्मा लावा बोलते हैं। अब जब तक वो जमीन के अंदर है तो वो मैग्मा है, गैस रिलीज हो गई तो लावा कन्वर्ट हो जाता है। तो वोल्केनिक ऐश आती है जो आउटवर्ड एमिट होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये वेंट हो जाता है, जिससे यहाँ पे सराउंडिंग के एरिया में जो वीकर एरिया होता है वहां पे ये कंडीशन जो है बन जाती है वोल्केनो की, ठीक है। वोल्केनिज्म होता कैसे है, देखिए वोल्केनिज्म कैसे एक एक्सोजेनिक एक्टिविटी है तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, लेकिन अपीयर एक्सोजेनिक होती है, ठीक है, बाहर अपीयर होती है, तो ये एक तरह का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहीं पे एस्ट्रोस्फेयर में एक मैग्मा चैम्बर होता है, वो पतली क्रस्ट को तोड़कर होता हुआ कहीं ना कहीं, अब होगा कहाँ ये समझने की बात है। मैंने बताया था ना, जहां भी ओशनिक क्रस्ट जो है वो डूब जाएगी, ठीक है, सबडक्ट होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से। हमेशा पता है ना आपको, भारी प्लेट नीचे जाती है, तो जब ये डूबती है तो डूबने के बाद बेनियोफ जोन में जाके सबडक्ट हो जाती है, तो लावा बन जाता है, वहां मैग्मा बनता है, मैग्मेक चैम्बर में इकट्ठा होता है, ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद जहां भी जमीन की कमजोर परत होती है, लेयर्स होती है, उसको तोड़ता हुआ यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाता है। अब ये तो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, आप ये देख रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ लावा ठंडा हो जाता है, तो इससे इंडो जो है एंडोजेनिक या फिर जो है इंटीरियर जो है रॉक्स यहाँ पे बनने लगती है, ठीक है, इंस्ट्रूसिव रॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब फिर ये यहाँ पे सीधा जाएगा, सीधा जाएगा तो ये यहाँ पे बनाएगा भैया एक जो है वेंट, क्रेटर जिसको बोलेंगे, और क्रेटर पे हो जाएगा वोल्केनिक इरप्शन, इरप्शन में इरप्शन क्लाउड होंगे, फिर एश फॉल होगा, फिर एसिडिक रेन होगा, वोल्केनिक्स जो है बॉम्ब्स निकलेंगे। बॉम्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, इनको लैपोली बॉम्ब्स अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो है जब लावा आएगा, रात से मिलेगा, तो इसको पायरोक्लास्टिक फ्लो बोलते हैं, लावा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, फिर लावा फ्लो होगा ये इस तरीके से क्रेटर से बाहर ऐश के ऊपर, ठीक है। और अगर सिर्फ पूरे के पूरे वोल्केनो में अगर एक ही तरफ इरप्शन हो तो इसको बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल इरप्शन। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल इरप्शन, ठीक है, थोड़ा मेरा पेन खराब हो रहा है भाई, ठीक है, सेंट्रल इरप्शन, ओके। और अगर इस तरीके से हो जाए, अगर किनारे पे भी हो जाए, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना ये, तो इसको बोलते हैं फिजर इरप्शन। क्या बोलते हैं इसको, फिजर, FISSUR, फिजर इरप्शन, ठीक है। तो ये जो है, ये यहाँ से दो तरीके का इरप्शन जो है हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि भैया हमेशा जब भी हैवी प्लेट जो है वो लाइट प्लेट के नीचे डूबेगी तो मैग्मा इकट्ठा होगा, और मैग्मा कमजोर परत को तोड़ता हुआ बाहर आ जाएगा, और वोल्केनिज्म होगा ही होगा, ठीक है। कोज क्या होते हैं, अब कई कोज हो सकते हैं इसके, तो ठीक है। अब कोज क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे डूब जाएगी, डूबेगी, कोलाइड हुई तो माउंटेन्स भी बनेंगे। जहां पे ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और वो डूब गई, तो वहां पे वोल्केनो जो है अपीयर होगा ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वोल्केनो अपीयर होने लगता है कॉन्टिनेंट पे, फिर ट्रेंच बन जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से जो है काम करेगा। या फिर क्या होगा कि जहां पे जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, टेंशनल फोर्स से प्लेटें जो है वो वहां पे टूट रही हैं, रैप्चर हो रही हैं, ठीक है, ये कंडीशन जो है टेंशनल फोर्स कहलाती है। तो टेंशनल फोर्स में क्या होता है कि मैग्मा जो अर्थ के अंदर है, कोर में है, तो वो अप्रेज करता है, प्रेशर ज्यादा है तो अप्रेज करेगा, बाहर की तरफ तो आएगा ही ना भाई, अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो आएगा ही, नेचुरली आएगा, ठीक है। तो मैग्मा धीरे से, कैसे, यहाँ पे धीरे, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है अपोजिट, जहाँ पे सी फ्लो स्प्रेडिंग हो रहा है वहां पे मैग्मा धीरे से बाहर आएगा, ठीक है, और सी के नीचे वहां पे ऐसा रिज बन जाएगा, खिसकता रहता है भाई, एक चट्टान बनी तो चलो आगे, फिर दूसरी चट्टान बनी तो चलो आगे, तो ये खिसकता रहेगा, ठीक है। और कभी कभी ये सी से बाहर भी आ सकता है, रिफ्ट वोल्केनो के तौर पे जाता है। तो अंदर की तौर पर यहाँ पे जो है ये जो कंडक्शन हीट जब सॉरी जो कन्वेक्शन करंट ऊपर आती है हीट के तौर पे, तो ये मैग्मा को यहाँ एक्यूमुलेट कर देती है, मैग्मा को जमा देती है। दूसरी कंडीशन में जो यहाँ पे आप वोल्केनो देख रहे हैं, इसके आने का कारण क्या होता है कि जब प्लेट टेंशनल फोर्स से दूर हुई और कंप्रेशनल फोर्स में नीचे दब गई, तो प्लेट पे कहीं पीछे की तरफ, मान लीजिए प्लेट है, मान लेते हैं, जब ये प्लेट दबेगी तो पीछे की तरफ से उठेगी, तो उठने पे प्लेट जो है वो रैप्चर हो जाती है कहीं ना कहीं से, तो ये प्लेट यहाँ पे रैप्चर हो गई।
तो वही कन्विक्शन हीट फिर वहीं पे काम करेगा और वहां पे जो है हॉटस्पॉट वोल्केनो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। बाकी मरे हुए वोल्केनो कभी काम नहीं आते, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है वोल्केनिज्म काम करता है। क्लियर हुई बात? प्लेटों के टूटने की वजह से, सबडक्शन होने की वजह से, ठीक है, कंप्रेशनल या टेंशनल होने की वजह से जो है काम करते हैं। लेकिन ये अपीयर होगा जहां पे ओशनिक प्लेट होगी। दोनों प्लेटें ओशनिक हो सकती हैं, एक प्लेट अब यहाँ पे तो दोनों प्लेटें ओशनिक हो गई ना, सी फ्लो स्प्रेडिंग में हो गया तो ये प्लेट भी ओशनिक होगी, ये प्लेट भी ओशनिक होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लेट तो हो गई ओशनिक और ये प्लेट हो गई कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं मैग्मा और लावा की बात करते हैं। मैग्मा एक टर्म होता है जो बताता है कि जो मॉल्टन रॉक्स है और जो रिलेटेड मटेरियल है वो अर्थ के अंदर होता है इसी शेप में। तो जहाँ पे वीकर जोन होता है तो मेंटल जो है वो वहां से बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं एस्मोस्फेयर, ठीक है। ये मैग्मा का सोर्स होता है। मैग्मा जब अर्थ के बाहर आ जाता है, ठीक है, वोल्केनो के वेंट से, तो ये लावा हो जाता है। लावा नथिंग, कुछ नहीं होता, बस मैग्मा ही होता है। बस मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे दिखने लगता है तो फिर वो लावा कहलाता है, बस उससे गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये सॉलिड हो सकता है, मतलब ये प्रोसेस में जो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस मटेरियल है वो इससे बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस को वोल्केनिज्म बोला जाता है, ज्वालामुखी क्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लावा आ रहा है, देख रहे हैं ना, काफी गर्म होता है ये। अब इसमें अगर खड़े हो जाए तो भाई सब इवेपोरेट हो जाएंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है काम करता है। तो ये मैग्मा, अब मैंने बताया था कि मैग्मा दो तरीके का होता है। अगर मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, सिलिका की, तो नतीजन क्या होगा कि सिलिका की मात्रा होने से ये जो लावा है वो एसिडिक हो जाएगा, गाढ़ा होगा लावा, बार बार जमेगा और बहुत विस्फोट करके बाहर आएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पे एक एसिडिक हो गया, एक होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा में लावा बहुत दूर तक बहता है, उसमें सिलिकॉन की मात्रा, सॉरी, सिलिका की मात्रा कम होती है या बहुत लगभग ना के बराबर होती है, तो वो बेसिक लावा हो जाता है। तो दो तरह के जो है लावा यहाँ पर काम करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे, वोल्केनो की क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन होती है वो इरप्शन के बेस पे होती है, यानी कि मतलब उसमें इरप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कहलाता है, सबसे पहला जो कहलाता है एक्टिव वोल्केनो, यानी कि जिसमें प्रेजेंटली इरप्शन हो रहा है। जैसे बैरन आइलैंड पे है, जैसे आइसलैंड पर है, तो वहां पे आज भी इरप्शन हो रहा है, ठीक है। उसमें लावा जो है वो बाहर आता है रुक के, जिसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। डोरमेंट बोलते हैं अभी इसमें कोई इरप्शन नहीं हो रहा, ठीक है। और ह्यूमन हिस्ट्री में अभी हुआ भी नहीं है, ठीक है। बट ये भरोसे के लायक नहीं होते, कभी भी हो सकता है इसमें। और जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं, मतलब भाई ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं होगा, मतलब बहुत लाखों लाखों सालों पे जाके हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, मतलब डेड हो गया, मर गया बेचारा, ठीक है। फिर होता है सेंट्रल टाइप वोल्केनो। सेंट्रल टाइप वोल्केनो जिसमें मैंने बताया ना, अगर वोल्केनो में यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अगर यहीं पर जो है एक वो अपना जो लावा है वो बाहर आ जाए, सिर्फ सेंट्रल में हो, तो उसको सेंट्रल बोलते हैं। फिर होता है फिजर इरप्शन। फिजर इरप्शन मैंने बताया था ना कि अगर सेंटर के साथ साथ, मान लीजिए दोबारा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वोल्केनो है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर अगर उसमें ये ऐसे बता देते हैं, ठीक है, और ये एक वेंट आया अपना, ठीक है, और ये यहाँ पे उसमें ये वेंट ने यहाँ पर भी जो है इरप्शन कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया अपना सेंटर वाले में, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसने यहाँ भी इरप्शन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जब ये तो सेंटर में करेगा ही करेगा इरप्शन, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब साइडों में जब इरप्शन होता है, यानी कि ऐसे में मान लीजिए लावा आया और यहाँ पे एक पाइप था और पाइप ने यहाँ साइडों में भी इरप्शन जो है कर दिया, तो ये कंडीशन कहलाती है फिजर इरप्शन की। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, फिर भी बता देता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं ना, ये तो जो है ये सेंट्रल इरप्शन है और ये वाला जो रीजन है ये फिजर इरप्शन। क्लियर हुआ? चलिए, इस तरीके से यहाँ पे फिजर जो है वोल्केनो कहलाता है। दूसरा क्या होता है, लावा के बेस पे, जैसे मैंने बताया ना कि वोल्केनो में बेसिक लावा होता है, ठीक है। ये मतलब एक रिच मेटेलिक मिनरल्स इसमें होते हैं, लेकिन सिलिका की मात्रा कम होती है, तो इससे लावा की जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, लावा दूर तक बहता है, तो इससे शील्ड वोल्केनो बनते हैं, ठीक है। फिर होता है एसिटिक लावा। सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सोलिडिफाई जल्दी से हो जाता है, ठीक है। ये कहता है ना सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस तरीके से जो है लावा यहाँ पे बनते हैं। इससे कंपोजिट टाइप के वोल्केनो जल्दी बनते हैं, क्यों? क्योंकि स्लोप पे जल्दी जल्दी ठंडा होता रहता है और ये जमता भी जल्दी जल्दी है, तो इसीलिए इसमें जो है कई तरह के इरप्शन होते हैं, ठीक है। अब जो अगर हम बात करें इरप्शन के बेसिस पे, मतलब ये वाला इरप्शन नहीं, मतलब वो इरप्ट कैसे हो रहा है, उसमें ब्लास्ट कैसे हो रहा है, तो उसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं।
उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वोल्केनियन टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसमें जो है एक अपना जो रहता है स्ट्रम्बोलियन होता है, ठीक है। फिर उसमें एक पिलियन होता है, ठीक है। उसमें 3-4 तरह के जो है अलग अलग टाइप के उसमें रहते हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बता रहा है कि जो टाइप्स है वोल्केनो के, वो एक्टिव वोल्केनो है, जो एक्टिव है, जो आज भी है। जैसे एक किलुआ वोल्केनो है, जिसमें कुछ 2-3 साल पहले जो है इरप्शन हुआ था हवाई आइलैंड पे। हवाई आइलैंड कहाँ, जल्दी से बताओ, किस किस को पता है हवाई आइलैंड? देखा नहीं मैप? अरे पैसिफिक ओशन के बीच में है भाई, अलास्का और हवाई आइलैंड को मिला के एक सीनेट की एक मतलब यूएसए में जितने टोटल वो हैं स्टेट हैं, उनमें सब में 2-2 सीनेट की सीट होती है, लेकिन यहाँ पर अलास्का और हवाई को मिला के 2 सीनेट बनते हैं, मतलब कि एक अलास्का से बनाया जाता है और एक हवाई से बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, ऐसा होता है। यूएसए के इलेक्शन नजदीक आ रहा है जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। तो किलवा जो है वोल्केनो है यहाँ पे। फिर ये जो है ग्रिमोस्ट वोल्केनो है आइलैंड का, ठीक है। एटना वोल्केनो है यहाँ पे, आइलैंड का एटना, वहां पे एक वोल्केनो है इटली में, ये आज भी जो है वो वहां पे जो है अभी भी एक्टिव है। तो इस तरीके से तो ये जो वोल्केनोज हैं वो इरप्ट होते हैं, ठीक है, और रेगुलरली जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, ठीक है। एक बार हो गया तो फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे बता रहा है कि यहाँ पे जैसे फ्यूजियामा जापान में है वोल्केनो, ठीक है, जापान में, ठीक, टोक्यो के ठीक ऊपर है। फिर क्राकोटोवा वोल्केनो है इंडोनेशिया में, और नारगोंडम आइलैंड है वोल्केनो अंडमान निकोबार में। तो ये एग्जांपल है डोरमेंट की, मतलब मर गए बेचारे, ठीक है। फिर एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट में मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट में जैसे यहाँ पर होता है तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन अभी नहीं होगा, ठीक है, काफी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे इसमें माउंट चिम्बोराजो है इक्वाडोर में, इक्वाडोर का कहाँ है, इक्वाडोर है साउथ अमेरिका में, ठीक है। माउंट कीनिया है कीनिया में, अफ्रीका में है, ठीक है। पोपा है म्यांमार में। तो इस तरीके से ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो के तौर पे काम करते हैं, राइट। फिर होता है शील्ड वोल्केनो, मैंने बताया ना, वोल्केनो में सिलिका की मात्रा कम होती है और ज्यादा लिक्विफाई होता है, तो दूर तक बहता है ऐसे, तो इसको शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। ये इससे बनने वाली एक लैंड फॉर्म भी होती है, ठीक है। कैसे होता है कि स्टीप नहीं होता, बहुत दूर तक जाता है, वाइडर होता है, काफी ज्यादा हाइट नहीं होती है इसकी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड काफी वोल्केनोज जो है इस टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, और हवाईयन तो वोल्केनो जो है वो हवाईन आइलैंड इसी टाइप के वोल्केनो के लिए बहुत फेमस है। हवाई आइलैंड जाइएगा कभी घूमने, जब उसमें कैडर में सेलेक्ट होंगे, आईएएस कैडर में, तो जाइएगा घूमने के लिए, तो घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे लावा एकदम बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। फिर शील्ड वोल्केनो कहलाता है, इसमें लो स्लोप होती है जैसे मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि लावा जो है वो दूर तक जमता है। फिर इसके अलावा जो यहाँ पे अगर आप उसके ऊपर से उड़ेंगे, ठीक है, तो आप इसको देख पाएंगे, और इसको वॉरियर शील्ड के तौर पर भी जाना जाता है। ये जो वोल्केनो है ये बसाल्ट से बना होता है, ठीक है, कम जो है गाढ़ा होता है ये, और जो लावा बहुत फ्लूइड वाला रहता है जब ये इरेप्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पे स्टीप नहीं बनता है, इस पे मतलब चट्टान, मतलब खड़ी ढलान कम बन पाती है, ठीक है। एक्सप्लोसिव बहुत जनरल होता है, बहुत स्लो, ऐसे जैसे पानी उबलता है ना, इस तरह से लावा बाहर आता रहता है, ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता। अगर जम जाए कभी कभी एक्सप्लोसिव होता है, अदरवाइज एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है काम करता है। फिर होता है इसमें सिंडर कोन। सिंडर कोन कैसे बनता है, जो लावा का किनारा होता है, इसको सिंडर कोन बोलते हैं, ये वाला जो कंडीशन होती है, ठीक है। इग्नियस रॉक से बना होता है, ठीक है। सिंडर जो है वो इसको स्कोरिया भी बोला जाता है, ठीक है। छोटे वोल्केनो में बनता है, ठीक है। जनरली ये जो है पूरा वोल्केनो जो है इसमें लूज हो जाता है, ठीक है, सिंडर कोन यहाँ पे बन जाता है, कोई लावा इसमें नहीं रहता है, ठीक है। स्टीप होता है साइड है इसकी, ठीक है। उसके बाद होता है कंपोजिट, जैसे मैंने बताया था ना, कंपोजिट में कैसे ऐसे वोल्केनो रहेगा, पहले इसमें ऐश गिरेगी, फिर लावा आ जाएगा, फिर ऐश गिरेगी, फिर लावा आ जाएगा, फिर ऐश गिरेगी, लावा। तो इधर यानी कि ऐसे एक जो है शेप बन जाती है, ऐसे ऐसे एक परत बन जाती है चट्टान के किनारे पे, वोल्केनो किनारे पे, जिसको स्ट्राटो भी बोलते हैं, क्योंकि लेयरिक होता है तो इसलिए स्ट्राटो, इसको कंपोजिट बोला जाता है, ठीक है। इस लेयर में सैंड और ग्रेवल्स जो है देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो वो इसके साथ जम जाते हैं। तो इरप्शन जो है वो होता है यहाँ पे, फिर ठंडा हो जाता है, फिर इरप्शन होता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो बसाल्ट जो है यहाँ पे देखने के लिए, बसाल्ट रॉक जो है ज्यादा देखने के लिए मिलती है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल इस पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कंपोजिट वोल्केनो काम करता है। फिर बात करते हैं कॉल्डेरा की, यानी कि पहले जब ये ठंडा हो जाता है, जब इसका माउथ ऐसे बचा रह जाता है, तो उसको वहां पर हम कॉल्डेरा बोलते हैं, जो एक माउथ बचा रहता है,
पहले तो क्रेटर बोलते हैं। अब अगर ये क्रेटर गिर जाए अंदर ही अपने, मान लीजिए एक वोल्केनो था ऐसे, और ये क्रेटर एक बना था, इसका माउथ जो है ये गिर गया अपने अपने भाग से अंदर गिर गया, और ये थोड़ा और बड़ा हो गया ऐसे, ठीक है, काफी बड़ा हो जाता है। तो जब ये बड़ा हो गया इसका माउथ, तो इसको बोल देते हैं हम यहाँ पे कॉल्डेरा। तो कॉल्डेरा जब बन गया तो उस ये काफी बड़ा हो जाता है। तो कह रहा है कि मोस्ट एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक होता है इस टाइप का वोल्केनो पे। ये जो एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, ये कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, अपनी स्ट्रक्चर में गिर जाता है, ठीक है, तो इसको कॉल्डेरा बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक्सप्लोसिवनेस होता है, यहाँ से क्योंकि ज्यादा लावा बाहर नहीं आ सकता है, वैसे तो ज्यादातर ठंडे होने पे होता है। और अगर इसी पे भर जाए पानी, लावा वो अर्थक्वेक सॉरी वोल्केनो ठंडा होने के बाद, तो उसको क्रेटर जो है लेक यहाँ पे, या फिर कॉल्डेरा लेक के तौर पे इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर ये वोल्केनिक जो है लैंडफॉर्म्स इससे बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, उसके कूलिंग प्रोसेस से बनता है, उससे प्लेन बन सकता है, उससे हिली रीजन बन सकता है, अलग अलग टाइप से जो है काम करता है। तो इससे जो है कुछ प्लूटोनिक रॉक्स बनती है इंस्ट्रूसिव, जब लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इससे ग्रेनाइट बनता है, डोराइट बनता है, तो इस तरीके से काम करता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन कौन सी बनती है। इससे बनती है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लापोलिथ, फैकोलिथ, शीट और डाइक। अब यहाँ समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इससे समझते हैं हम अपने ग्राफ से, ठीक है। देखिए जब लावा अंदर ही ठंडा हो जाए, चैम्बर में ही ठंडा हो जाए, ठीक है, तो जो इस टाइप की जो मशरूम टाइप की शेप बनाता है, देख पा रहे हैं ना आप ये वाली, तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। और जब ये इस तरीके से ठंडा हो जाए यहाँ पे ऐसे, ये पिलर फॉर्म में, तो ये बोलते हैं इसको डाइक। क्या बोलते हैं, डाइक। और जब ये ऐसे ऐसे ठंडी हो जाए, ये लेयरिक फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं सिल, ठीक है, राइट। और अगर थोड़ा पिलर ज्यादा मोटा हो तो इसको बोलते हैं स्टॉक। और अगर ये अर्थ पे अपीयर होने लगे, ऐसे पैना हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाइक, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। फिर अगर ये नीचे चैम्बर में ही नीचे ठंडा हो जाए, तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं इसको, बैथोलिथ, ठीक है। और अगर ये ऐसे बाउल शेप में ठंडा हो, ये इस तरीके से उल्टा मशरूम के तौर पे ठंडा हो, तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। और अगर ये डाइक अपीयर होने लग जाए, तो इसको फिर यहाँ पे स्टॉक का नाम भी दे सकते हैं। अगर ये ज्यादा बड़ा अंदर हो जाए तो भी इसको स्टॉक का नाम दिया जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये यहाँ पे आप सिंडर कौन देख पा रहे हैं, ठीक है, ये लावा फ्लो हो गया दूर तक। तो इस तरीके से ये यहाँ से इसके जो इंस्ट्रूसिव रॉक्स है, जब वो ठंडी हो जाती है तो बनती है, ठीक है। और अगर लावा बहुत बड़ी मात्रा में अपने चैम्बर में ठंडा हो जाए, जिसमें इसको बैथोलिथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये यहाँ पर ये काम करती है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट में। होते गीजर। अब लावा हो गया, ठंडा हो गया भाई, वोल्केनो आके चला गया, उसके ऊपर पानी भी भर गया क्रेटर के ऊपर, लेकिन नीचे से गैस जो है रिलीज होती है। तो जब गैस रिलीज होती है तो पानी को, जहाँ पे उसके ऊपर पानी है, तो वो पानी को बहुत ऊपर तक ऐसे उछाल देती है। इसको बोलते हैं गीजर। जो हम घरों में गीजर लगाते हैं ना, वो टर्म यहीं से आया है। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ में, आपको पता नहीं है अभी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो गर्म पानी आता है हाई प्रेशर से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गीजर। इस टाइप के जो गीजर है वो इस आपको आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में, ठीक है, और येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी ना 2012 इंग्लिश वाली, उसमें येलोस्टोन नेशनल पार्क में ऐसे गीजर दिखाए हुए, ठीक है, राइट। तो होता है हॉट स्प्रिंग। अब इसमें पानी बाहर ऐसे गीजर के टाइप में नहीं आता, वहीं ऐसे उबलता रहता है, खोलता रहता है। जैसे मान लीजिए मणिकरण में है, ठीक है, या फिर हरियाणा में सोहना में है, ठीक है, इस टाइप के झरने या चश्मे जो है मिलते हैं, तो उसको स्प्रिंग बोला जाता है, ठीक है। पानी वहां पे गर्म होता है और स्मूथ मैनर में बाहर आता रहता है, उबल टाइप के बाहर आता रहता है। इसमें पोटेश की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको खाज खुजली है वो नहा सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर होता है फ्यूम रोल। मतलब फ्यूम रोल मतलब धुआं आ रहा है, तो धुआं आने से क्या होता है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे चट्टान पे ये पीला पीला देख पा रहे हैं, बोलीविया का फोटो है, तो सल्फर जम जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बोलीविया वालों ने पाइपलाइन बिछा दी, ये देख रहे हैं, ये पाइपलाइन आ रही है, और ये क्या करते हैं, इसको अपनी मनचाही जगह पे बुला लेते हैं इस धुएं को। तो ये वहां पे आता रहता है धुआं, जब ये ठंडा होता है तो इससे सल्फर निकलती है। तो सल्फर को बहुत सारे मिनरल्स की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बोलीविया में लोग इसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये कई तरीके से होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, क्लोरीन होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो जब ये स्टीम आती है, सुपर हीटेड होती है, वाटर कंडेंस जब होता है प्रेशर से, तो ग्राउंड पे ये जो है ये इस तरीके से बन जाता है। इसको सोफ्ताला भी बोलते हैं, सोफ्लो भी बोलते हैं, और सल्फर से बना है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सल्फर इकट्ठा जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूमरोल्स कहलाते हैं। अब वोल्केनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
480 मेजर वोल्केनो जो है वो दुनिया में इस टाइम है। 400 जो है वो पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, यानी कि पैसिफिक जो रिंग ऑफ पैसिफिक बेल्ट है उसी में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा अल्पाइन और हिमालयन रीजन बेल्ट में वैसे नहीं मिलते हैं, ये लगभग ना के बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो हिमालयन रीजन में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है वहां पर। ठीक है, अब कैसे होता है ये, यहाँ पर किस रीजन में काम करते हैं, ये ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट में और मिड वर्ल्ड माउंटेन में, लेकिन ये सऊदी अरब से पहले पहले मिलते हैं, और अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट में। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो देख पा रहे हैं ना, इसको रिंग ऑफ पैसिफिक फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इधर आपको पीछे मनीला की तरफ, ठीक है, इधर जो फिजी वगैरह के जो वंताउ के आइलैंड है उसमें, ठीक है, फिर ये यहाँ पे जापान वाले रीजन में, ठीक है, चाइना के साथ वाले रीजन में, रशिया के कुर्लिन आइलैंड में ये देखने के लिए मिलते हैं, फिर यहाँ मलेशिया के रीजन में देखने के लिए मिलते हैं, फिर यहाँ एल्यूशियन आइलैंड के साथ साथ अलास्का के ठीक नीचे, फिर नॉर्थ अमेरिका में, फिर नीचे की तरफ जो है यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ जो है ये आ रहा है। ठीक है, और ये हॉटस्पॉट है नीचे की तरफ अपना हवाई आइलैंड, यहाँ पर भी जो है वोल्केनो देखने के लिए मिलता है। फिर ये यहाँ पर जो है हिमालयन, ये जो मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट है, तो इसमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन इटली तक ही मिलते हैं, उसके आगे नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद काकेशस माउंटेन में या फिर हिमालयन माउंटेन में ये नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब भी मर्ज आपस में होगी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और आइसलैंड में इसलिए देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि प्लेटें जो है ये यहाँ से टेंशनल फोर्स से एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रही है, देख रहे हैं ना, आइसलैंड ठीक इस प्लेट के एकदम ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है एक्टिव वोल्केनो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था वोल्केनो का। अब अगर इंडिया की बात करें तो बैरन आइलैंड जो है अंडमान निकोबार में, तो इस पे वोल्केनो जो है देखने के लिए मिलता है। ये पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ ईस्ट पे जो है बना हुआ एक एक्टिव वोल्केनो है, और बैरन आइलैंड जो है अभी रिसेंटली 2017 में जो है इरप्ट हुआ, उससे पहले 1999 और 1995 में भी हो चुका है। नारकोंडम भी एक आइलैंड है, ठीक है, दूसरा वो है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई अभी जो है नहीं देखा गया, कोई एक्टिव वोल्केनो में नहीं आता है इंडिया के। ठीक है, अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव तो ये है भाई, इसमें मिनरल्स आ जाते हैं, रॉक्स बन जाती है, नए लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक तो डैमेजिंग होता है, डिजास्टर आता है, ठीक है, ह्यूमन प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ को बहुत खतरा जो है पैदा कर सकता है, टाउन्स के टाउन्स इसमें ढक जाते हैं। ठीक है, वायलेंट होता है क्योंकि इससे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो छोटे मोटे अर्थक्वेक भी जो है जनरेट हो सकते हैं। फिर मड फ्लो आ सकता है वोल्केनो के साथ, जो वोल्केनिक ऐश होती है ना उसके साथ अगर बादल बन जाए तो वो सीमेंट टाइप आता है, जमा देता है वो। ठीक है, फिर जो वोल्केनिक ऐश होती है वो बहुत खतरनाक होती है, गर्म होती है, हमारी स्किन पे डल जाए तो जला देती है। और जब वोल्केनिक ऐश से क्लाउड रिएक्ट करते हैं तो वो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सल्फर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो रिएक्ट करके सल्फर ऑक्साइड से तो वो यहाँ पर एसिडिक रेन कर देती है। कई गैसें जो है बहुत खतरनाक निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इस तरह की गैसें जो है वो वहां से खतरनाक निकलती है। तो काफी ज्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर रहता है। ठीक है, सल्फर वगैरह यहाँ पे जो है बाहर आता है एरोसोल्स के तौर पे। ठीक है, इसकी वजह से ओजोन लेयर भी डिप्लेक्ट होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्रॉप्स के लिए खतरनाक होता है, कई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या, जैसे मैंने बताया कि इससे नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, आइलैंड बन सकता है, प्लेटू बन सकता है, वोल्केनिक आइलैंड बन सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देते हैं। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्योंकि लावा बाहर निकलता है, डायमंड माइंस वगैरह जो है इसमें बन जाती है, जैसे किम्बरले वगैरह में देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मेशन होता है वहां पे स्प्रिंग और गीजर भी बन सकते हैं, गर्म पानी के चश्मे बन जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी के लिए होते हैं, टूरिज्म का अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, खाद खुजली भी दूर हो जाती है, इसको जियोथर्मल में भी यूज किया जा रहा है आजकल। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन में मैंने बताया ना कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज के लिए भी जो है वोल्केनिक मटेरियल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव जो है रिएक्शन होते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है, लगभग 1-1.5 साल पहले, हवाईन आइलैंड पर जो है, ये यहाँ पर हवाईन आइलैंड है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक्चुअली में हवाईन आइलैंड है ये वाला। ठीक है, पैसिफिक ओशन में दूर दराज का एक अकेला आइलैंड है, तो वहां पे इस तरह का वोल्केनिक इरप्शन हुआ 3 मई को। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ कि लगभग जो है 250 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है लावा वहां पर आ गया। ठीक है, तो ये एक वहां पे क्ल्यू वोल्केनो के नाम से था, तो उसमें ये इरप्शन हुआ। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना था वोल्केनो और अर्थक्वेक का आज का टॉपिक।
तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने पूरा देखा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, ठीक है। ओके जी, इसको आप देख लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क।